हेलो स्टूडेंट्स। फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपन ने डेरिवेशन स्टार्ट किया था अन्नद साधन। और अन्नद साधन होता क्या है उसको परिभाषित किया था कि द सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और अपक्षय और अपतन में अंतर हमने किया था, और अपक्षय पे विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। और पहला जो प्रकार जो है फिजिकल वेदरिंग के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि तापमान के कारण जो है और पहाड़ी भागों के अंदर हिम के कारण किस तरीके से जो है चट्टानें अपने स्थान पर ही खंडित होने लगती हैं, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं आता। इस आज के इस लेक्चर के अंदर जो दूसरा अपक्षय के दो प्रकार और अपरदन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपक्षय की क्रिया है वेदरिंग की पूरी दैट इज केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय के अंदर जब जल जो है वो विभिन्न खनिजों के संपर्क में आता है तो रासायनिक क्रिया होती है। ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण है, जल के साथ मिश्रण करता है के प्रभाव से चट्टानों के खनिजों के रासायनिक तत्वों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और उनका अपघटन तथा विघटन होने लगता है। इससे अपक्षय की गति तीव्र हो जाती है और इस प्रकार की क्षति जो है उष्ण आर्द्र प्रदेश में बड़ी मात्रा में होती है। और यह क्रिया निम्न प्रकार से जैसे हमने कहा था, ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें केमिकल वेदरिंग के अंदर जो प्रोसेस तीन आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, कार्बोनेशन का आएगा, हाइड्रेशन आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा। और इस एक्टिविटी के कारण जो है चट्टानें जो है वो खंडित होने लगती है। पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है और कि अ, जल जो है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अधिकतर जो है खनिज पदार्थ जो है वो जल में घुल जाते हैं। और ये खनिजों के घुलने की जो क्षमता है पर निर्भर करता है कि अपक्षय की मात्रा कितनी है। और उसी के आधार पर ही जो है जैसे वर्षा का जल जो है जो कई खनिजों को घोल लेता है, और खनिजों को जो जल में घुलने की विलयन कहलाता है। इसके फलस्वरूप चट्टानें वहाँ खंडित होने लगती है। दूसरा जो पार्ट आता है वो जल योजन है या हाइड्रेशन है। तो इसमें जब पानी जो है चट्टानों के जो खनिज हैं और खनिज जब जल के संपर्क में आते हैं तो उनके वॉल्यूम, उनके आयतन में वृद्धि होती है। तो वो दबाव डालते हैं, और दबाव डालने के कारण चट्टानें जो है वो अपक्षय होने लगते हैं। उदाहरण के लिए जो है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न इनटू द जिप्सम। तो ये उसके कारण जो है वो दबाव के कारण वो डिसइंटीग्रेट होती है और खंडित होने के चट्टानें वहीं पर धीरे 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 वहीं बिखरने लगती है। अगला मैंने डिस्कस किया था ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन जो है वो ये है इसमें चट्टानों के खनिजों के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे लोह खनिज ऑक्साइड के रूप में, मेन इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और आप राजस्थान में जब भीलवाड़ा से इस रीजन के अंदर जाते हैं और तो जहाँ पर मिट्टी का रंग जो है लाल देखने को मिलेगा, ये उसमें आयरन कंटेंट की मात्रा अधिक पाई जाती है। वो भी एक कारण ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। पूरी पदार्थों में अधिक हो जाते हैं, फलतः चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। लोहे के जंग, जो लोहे में जंग लगना मैंने कहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑक्सीडेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आयरन जो ऑक्साइड होता है और वो धीरे धीरे जंग लगने के कारण जो है वो खंडित होने लगता है। इसी पर दूसरे प्रोसेस भी है और इसके अंदर मैग्नीज है, सल्फेट है, सभी के अंदर जो है वो क्रिया संपन्न होती है और खंडित होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर अभी मैंने कहा था चट्टानों के अंदर जो है लोह धातु अगर मिलती है तो वो जंग में परिवर्तित ऑक्सीडेशन का वो धीरे धीरे वो खंडित होने लगती है। अगला है कार्बोनेटीकरण, क्या है कार्बोनेशन कहलाता है। और कार्बन और जल मिलकर कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं और यह अम्ल जो है चूने की चट्टानों को सरलता से घोल लेता है। मैंने देखा होगा कि चूने में जब भिगोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जो कार्बन मिश्रित जल का जल भूमि में प्रवेश करके ऐसे प्रदेशों में चला जाता है जो चूने की चट्टानों से बना होता है, और यह संपूर्ण चट्टानों को घोल कर न से ये अपने को ये क्रिया अपने को देखने को मिलती है। अपन डिस्कस करेंगे बाद में। चूना प्रदेश में निर्मित आकृति, कास्ट टोपोग्राफी, वहाँ ये क्रिया बहुत अधिक देखने को मिलती है। और जब पानी जब मिलता है इसके साथ रिएक्शन ऑफ द कार्बोनेट एंड द बायोकार्बोनेट with the minerals and as a composition process helping the breaking down the feldspar and carbonate materials। वो उसके कारण जो है ये खनिज जो है खंडित होने लगते हैं।
अगला जो अपक्षय का महत्वपूर्ण प्रकार आता है वो जैविक अपक्षय आता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव हैं। मानव मानव भी जो है भूमि को खोदना है, मकानों को बनाना है, शहरों को तोड़ना है, जो आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के कारण जो है वो धरातल पर परिवर्तित करता है। जीवों के अंदर जो है छोटे जीव जो हैं बिल बनाकर रहते हैं, चींटियां रहती हैं, छोटे छोटे जीव। तो उससे मृदा जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और कमजोर होने के कारण जो है वो उसका अपक्षय होने लगता है। एक बहुत फॉरेस्ट एरियाज के अंदर दीमक के कारण भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रोसेस के अंदर, और जो है खंडित होने लगती है चट्टानें उस समय पे। वनस्पति का एक बहुत बिल्डिंग्स के अंदर आपको चूना बिल्डिंग्स, जो चूने पुराने जो फोर्ट्स हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्डिंग्स के अंदर जो है पौधे की जड़ें जो हैं वो जब दीवारों में फैलती हैं तो वो छिद्रों को बड़ा कर देती है। और वनस्पति जो है वो शैलों के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पक्ष होता है। पेड़ पौधों की जड़ें शैलों की दरारों में प्रवेश कर निरंतर भीतर घुलाने का प्रयास करती हैं। जो जो जड़ें अंदर प्रवेश करती जाती हैं और उनका आकार भी मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण जो है शैलों में जो रॉक्स में जो जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, उन पर दबाव पड़ता है, वो बड़ी होती है, उसके कारण चट्टानें टूटने लगती है। तो पौधों के कारण भी एक महत्वपूर्ण अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। आप जब लेते हैं कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द बॉडी, जैसे पहला कारक आता है चट्टानों की संरचना, चट्टानों की प्रकृति किस प्रकार की है। यदि चट्टानें कठोर होंगी तो अपक्षय की क्रिया धीमी होगी, और चट्टानें जो है कोमल होंगी तो अपक्षय की क्रिया काफी तीव्र होगी। दूसरा भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड, जो है अगर तीव्र होगा तो ऊपर का पदार्थ आसानी से जो है, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर का पदार्थ नीचे की ओर जो है वो प्रवाहित होने लगता है। तो नीचे की चट्टानें जो है वायुमंडल के संपर्क में आती हैं और अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। तो भूमि का ढाल भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। चट्टानों में संधियों का पाया जाना, जॉइंट्स मिलती हैं। अगर चट्टानों के अंदर जॉइंट्स छोटे हैं, बड़े हैं, किस प्रकार के हैं, इस पर निर्भर करेगा। और चट्टानें अगर स्थूल है तो अपक्षय की क्रिया कम होगी, और में जॉइंट्स हैं तो अपक्षय की क्रिया ज्यादा देखने को मिलेगी। वनस्पति का आवरण, जिसका अर्थ क्या था कि वनस्पति एक महत्वपूर्ण कारक है। जिस क्षेत्र में वनस्पति का ढका रहेगा तो उसका वायुमंडल के तापमान को प्रभावित सीधा देखने को मिलेगा, और उसका जो है अपक्षय की मात्रा सीधी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। जलवायु, अपने भौतिक अपक्षय का विस्तार से अध्ययन किया है। जलवायु जैसे जहाँ पर शुष्क जहाँ जलवायु है वहाँ यांत्रिक अपक्षय क्रिया बहुत अधिक होती है, क्योंकि तापमान के अंतर, तापांतर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तापांतर दिन और रात के तापमान में जो बहुत अधिक वेरिएशन बनता है, तापांतर बनता है, उसके कारण जो है चट्टानें वो है सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और उस कारण से चट्टानें खंडित होने लगती हैं। अपक्षय का मानव जीवन पर जब प्रभाव, जब ह्यूमन लाइफ, इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग ह्यूमन लाइफ में जब लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो एक कारक, बहुत बड़ा, जो हमारी सभ्यता के लिए भी और कृषि के लिए भी बहुत बड़ा है, कि मिट्टी का निर्माण के लिए अपक्षय की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिट्टी का निर्माण इसी क्रिया के कारण संभव होता है। और दूसरा है, इनके जो मिट्टी का निर्माण होगा, चट्टानें खंडित होंगी तो खनिजों की मात्रा जो है वो मृदा में जाएगी, और मृदा की उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है। चूना है, जिप्सम है, गंधक है, चावल आदि खनिज जो है इसमें हमेशा मिलते रहते हैं। और मैदानों की संरचना के अंदर उदाहरण के लिए जो है, अगर पहाड़ी भागों के इंडो गैंगेटिक प्लेन का उदाहरण जब लेते हैं तो ऊपर से जो है, जो मलबा जो है नीचे मैदानी भागों में लाकर बिछा दिया जाता है, और मैदानों की संरचना हमेशा बनी रहती है। धरातल का रूप परिवर्तन, अपन ने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है कि बाह्य शक्तियां हैं और धरातल पर रूप परिवर्तित करती रहती हैं। इसके कारण विभिन्न आकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। भूसंघन की क्रिया भी, जो जॉइंट्स बढ़े जाते हैं तो की क्रिया हमें देखने को मिलती है, और उसके कारण छोटे जो पहाड़ी भाग हैं उनके अंदर जो है वो नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने के कारण झीलों का निर्माण देखने को मिलता है। इस अगला जो डेनुटेशन का एक अभी आप अपक्षय पढ़ा, दूसरा एक महत्वपूर्ण क्रिया दैट इज इरोजन, अपरदन। अपरदन की अपन ने अपक्षय और अपरदन में अंतर किया था कि अपरदन के अंदर गतिशील साधन कार्य करता है, और इसके कारण जो है गतिशीलता के कारण पदार्थ का परिवहन होता है, और फिर उसका कहीं पर जाकर निक्षेपण होता है। अर्थात अब इरोजन की क्रिया, अपरदन की क्रिया जो है वो बाह्य शक्ति जिसमें गतिशीलता है, बहता हुआ जल हो सकता है, हवा हो सकती है, लहरें हो सकती हैं, हिमानी हो सकती है। ये सब गतिशील साधन हैं जो कि
एक अपक्ष पदार्थ को परिवहन करते हैं, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और जब ये पदार्थ परिवहन होता है तो आपस में ये टूटता भी है, और इसके अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, गुरुत्व आकर्षण के कारण जो है पदार्थ नीचे की ओर जाने लगता है। और यही शक्तियां जो है पदार्थ को ऊपर से हटाकर नीचे की ओर ले जाती हैं। जल, हिमनद, पवनें, लहरें, मैंने कहा था इनके कारण विभिन्न आकृतियां बनती हैं। और अपरदन के कारण और निष्पक्षी यही मैंने अपन डिस्कस करेंगे बाद में कि नदी जो है 3 कार्य करती है। अपरदन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है, निक्षेपण का कार्य करती है। दैट इज़ अ थ्री वे वर्क ऑफ द रिवर जो करती है। और दोनों ड्यूरिंग द इरोजन कार्य और निक्षेपण जो है वो अपरदन के समय और डिपोजिशन के निक्षेपण के समय जो है विभिन्न आकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। अपघर्षण की क्रिया मैंने कहा था कि जो चट्टानें जब स्थानांतरित होती हैं वो अपघर्षित होती है, कोरोजन होती है, और परिवहन होते हैं। परिवहन में वो चट्टानें टूटती हैं। और ये दोनों जो मिला के जो है अपघर्षण और ट्रांसपोर्टेशन के कार्य अपरदन क्रिया को संपन्न बड़ी मात्रा में करते हैं। अभी डिस्कस किया था कि इरोजन इन्वॉल्व द पोजीशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक डेब्रिस जो है स्थानांतरित करती हैं, और वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अपरदन के 3 मुख्य अंग हैं। गतिशील शक्तियां जैसे मैंने डिस्कस किया, द्वारा ढालों से अपरदन द्वारा छीलन शैलों को चूर्ण में ग्रहण करना होता है। और ये जो पदार्थ है, टूटा हुआ खंडित पदार्थ है, वो अन्यत्र जो है वो ये गतिशील साधन उसको ले जाते हैं। और जब ये बहता है पदार्थ तो आपस में भी रगड़ खाता है, संधिघर्षण की क्रिया कहलाती है, और उसी कारण ये खंडित और हो जाता है। और मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को के साथ ये अपघर्षण करता है, उससे और चट्टानें भी खंडित होती हैं। जो परिवहन जो होता है वो मुख्यतः जो है वो अपरदन के जो पदार्थ है उसका 3 प्रकार से होता है। या तो वो जल के अंदर घुल जाता है, काफी सारा पदार्थ जो है वो जल के अंदर घुल कर बहता है, नमक है, चूना है, ये घुलनशील पदार्थ है। दूसरा, कुछ जो पदार्थ है वो उस पर तैरता हुआ जाता है, उस पर लटकता रहता है सस्पेंशन के रूप में। वो ना ही पानी में मिलता है, घुलता नहीं है, और वो उसके ऊपर स्थानांतरित होता है। और तीसरी जो क्रिया है वो अपरदित पदार्थ जो है वो बह बहाकर, सल्टेशन, नदी जो है वो तेजी से बहाकर जो है उन पदार्थ को, मिट्टी के खंडित पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाती है। ये तीनों क्रिया जो है संपन्न इसके अंदर होती है। जो निक्षेपण की जो जो अपरदित पदार्थ का जो है ये गतिशील साधन कहीं ना कहीं जब इनकी गति या भूमि का ढाल कम होता है तो अपने साथ प्रवाहित पदार्थ का निक्षेपण करने लगते हैं। और जब निक्षेपण करने लगते हैं तो विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपण जो है वो की जो क्रिया है वो निर्भर करती है अपरदन कारकों की वेलोसिटी। मैंने अभी कहा था कि अगर धीमा हो जाएगा, मैदानी भागों में नदी का ढाल धीमा हो जाता है तो अपने साथ जो पदार्थ बहा कर लाती है उसका निक्षेपण कर लेती है। दूसरा है क्वांटिटी, जो पदार्थ उसके बहा से बह रहा है वो कितना है, किस मात्रा में, बड़ा है, छोटा है, वो कितनी दूरी तक उसके साथ वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। बड़ा पदार्थ कम दूर तक जाएगा, छोटा पदार्थ दूरी तक जाएगा, क्वांटिटी पे। भूमि का ढाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ढाल तीव्र है तो गति जो है नदी की गति तेज हो जाएगी, और ढाल धीमा है तो पानी धीरे बहेगा, किनारों की तरफ अपरदन करेगा। ना परिवहन क्षमता ये उस पर निर्भर करेगा, मैंने कहा कि अगर मात्रा, वेलोसिटी, कितनी स्पीड से नदी बहती है और पानी की मात्रा उसमें कितनी है, ये उस पर परिवहन की क्षमता पर कहते हैं। अपरदन के कारण की जो स्टेजेस हैं, जो कार्य की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अपन इसमें साइकिल ऑफ इरोजन डिस्कस किया हुआ है अपन ने। उसमें दोनों में देखा था कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के अंदर किस तरीके से किसी खंड पदार्थ जो किस संरचना है उनसे होकर गुजरती है। और आखिर में निक्षेपण जो है वो नदी जो है वो अपने साथ, या हिमानी जो है या पवन जो है जब उसका वेग कम हो जाता है तो वो पदार्थ का निक्षेपण करने लगती है। थैंक यू।